हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की और यह एमसीक्यूज की जो श्रृंखला है उसी श्रृंखला में उसी सीरीज में यह 8वां पार्ट होगा। इसके पहले हमने 7 वीडियो के माध्यम से 350 प्रश्नों को हल किया है और प्रत्येक वीडियो में हमने 50-50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। और इस पूरी सीरीज में हम एविडेंस एक्ट के जो धारा 1 से लेकर के पूरे 167 तक के सभी धाराओं के सभी महत्वपूर्ण प्रावधान, केस लॉ संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सिद्धांत हैं, सबको स्पष्ट करते हुए क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वो पूछे जा सकते हैं और अलग-अलग आयोगों के द्वारा समय-समय पर पूछे गए हैं, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। और इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए एक सूचना ये है कि आप हमसे जो है डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन हमसे क्लास लेने के माध्यम से आप अपनी मेंस की जो तैयारी है बहुत ही कम फीस पर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँगे, क्योंकि लॉ के फील्ड में इतनी महँगी कोचिंगें हैं कि अमूमन जो है एक सामान्य लड़के नहीं उसको कर पाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको बेस्ट जो कंटेंट हैं उसको प्रोवाइड कराएँगे। आप हमारे चैनल पर लंबे समय से जुड़े हैं तो आपको इस बात की जानकारी होगी और कि हमारा जो पढ़ाने का स्टैंडर्ड है, तरीका है, वो किस प्रकार से है। चूँकि हमारा एक बहुत लंबा अनुभव है इस फील्ड में, जितना बहुत सारे लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने मेंस नहीं दिया होगा, उससे ज़्यादा हमने इस इंटरव्यू फेस किया है जुडिशरी में, पीसीएसजे में, एपीओ में। तो आप हम हमारे अनुभव को उसका लाभ उठाएँ और अधिक से अधिक इसका इसको शेयर भी करें और इस जो सीरीज़ है इसको कंप्लीटली आप देखें। इसके पहले के अभी सातों पार्ट को आपने नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर सीरियल से देखेंगे तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हम 8वां पार्ट हल कर रहे हैं और आगे भी इसके पार्ट आएँगे जब तक कि हम पूरे एविडेंस सेट को कंप्लीटली कवर न कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके अंतर्गत है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन विबंध की कौन किस्म सम्मिलित नहीं है। तो पिछले प्रश्नों में हमने ये देखा था कि विबंध जो है उसके प्रावधान कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, किस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है। तो अध्याय 8 में धारा 115 से लेके 117 तक के अंतर्गत अगर इसकी परिभाषा पूछी जाती है तो 115 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। तो यह सारी बातें हमने देखा था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि विबंध की कौन सी किस्म जो है यहाँ शामिल नहीं है। तो विबंध जो है कितने प्रकार के होते हैं इसको हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आचरण के द्वारा विबंध होता है, विलेख के द्वारा होता है, अभिलेख के द्वारा होता है, लेकिन इच्छा द्वारा विबंध का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो विबंध जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पहला देखेंगे अभिलेख के द्वारा, अर्थात निर्णय के द्वारा, जिसको स्टॉपेल बाई रिकॉर्ड कहा जाता है। तो अभिलेख के द्वारा विबंध या निर्णय द्वारा विबंध क्या होता है कि जब किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा जो है किसी मामले का निपटारा कर दिया जाता है तो उस मामले के पक्षकारों के द्वारा पुनः उससे जो है उस मामले को प्रारंभ नहीं किया जा सकता, अर्थात उनको यहाँ प्रारंभ करने से रोक दिया जाता है। यह विबंध का नियम है, इसके द्वारा उनको बाउंड कर दिया जाता है। दूसरा आता है विलेख, अर्थात स्टेपल बाई डीड। तो विलेख द्वारा विबंध क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति लेख द्वारा अर्थात लेखबद्ध रूप से अर्थात लिखित रूप में सद्भावना पूर्वक किसी को वचन देता है, अर्थात सद्भाव पूर्वक बेईमानी पूर्ण आशय नहीं रखते हुए सद्भावना पूर्वक लिखित रूप में किसी व्यक्ति को कोई वचन देता है, तो न तो वह और न ही उसके जो द्वारा दावा करने वाले अन्य व्यक्ति हैं वह इस विलेख के प्रतिकूल कुछ कह सकते हैं। अर्थात इस जो बातें उन्होंने लिखित में दे दिया है कि हाँ ये हमारा कथन है, तो बाद में वो अपने कथन से जो है मुकर नहीं सकते, न तो वो मुकर सकते हैं और न ही उनके जो प्रतिनिधि हैं वो मुकर सकते हैं। तो इसको विलेख के द्वारा विबंध कहा जाता है। अब तीसरा आता है इसमें आचरण के द्वारा विबंध। तो आचरण द्वारा विबंध से तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति अपने शब्द द्वारा, आचरण द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी बात पर विश्वास दिलाता है या विश्वास करने के लिए उसको उत्प्रेरित करता है और दूसरा व्यक्ति विश्वास पर कार्य करके अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, तब उस प्रथम व्यक्ति को पूर्व में किए गए अपने कथनों से इनकार नहीं करने दिया जा सकता है, अर्थात उसको बाउंड कर दिया जाएगा कि जो पहले तुमने कथन किया था उस कथन पर कायम रहो। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वचनात्मक विबंध के सिद्धांत का मूल पाया जाता है। तो यह जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है कि वचनात्मक विबंध के सिद्धांत का मूल पाया जाता है संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विबंध के सिद्धांत में
निम्नलिखित में से कौन अपवाद के रूप में शामिल नहीं है। तो देखिए विबंध के कुछ अपवाद हैं, अर्थात ऐसी कुछ कंडीशन है जहां पर जो विबंध का नियम है वह लागू नहीं होता है। तो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जबकि विबंध का नियम लागू नहीं होगा, अर्थात कोई व्यक्ति अगर कोई बात कह के मुकरता है तो उसको मुकरने से रोका नहीं जा सकता। तो जबकि सत्य दोनों पक्षकारों को पता है, अर्थात आप जान रहे हैं कि कोई बात गलत है, लेकिन इस बात को जानते हुए भी जो दूसरा व्यक्ति उसी बात को गलत विश्वास आपको दिला रहा है और आप उसको विश्वास कर भी ले रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है उसको आपको पता है, तो बाद में आप उस दूसरे व्यक्ति को जिसने उसके सत्य होने का आपको दावा किया था उसके ऊपर विबंध के नियम का कोई अप्लाई नहीं कर सकते। विधि के प्रश्न पर कोई विबंध नहीं हो सकता है और विधि के विरुद्ध प्रश्न पर कोई विबंध नहीं हो सकता। तो अपवाद पूछ रहा है नहीं है, तो यही तीसरा वाला जो है तथ्य के प्रश्न पर विबंध, तो ऐसा कोई जो है अपवाद नहीं है। तो अब हम देखेंगे विबंध के जो सिद्धांत हैं उसके कौन कौन से अपवाद हैं। तो जैसे जब सत्य दोनों पक्षकार को मालूम हो तो यहाँ पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। विधि के प्रश्न पर विबंध जो है उत्पन्न नहीं हो सकता। विधि के विरुद्ध जो है विबंध नहीं उत्पन्न हो सकता। संवैधानिक अधिकारों अर्थात जो अधिनियम है, कोई विधि बनाई गई है, संवैधानिक अधिकार हैं, उनके विरुद्ध कोई उपबंध नहीं विबंध नहीं हो सकता। संप्रभु अर्थात सरकार के कार्य के खिलाफ भी कोई विबंध नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो केस है वह विबंध से संबंधित नहीं है। तो जैसा हमने देखा कि पहले के वीडियो में पहले के प्रश्नों में कि विबंध से संबंधित जो भी बातें थी हमने उसको देख लिया है। अब इधर हम केस ला जो संबंधित उससे हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पर विबंध से संबंधित पूछ रहा है कौन सा केस नहीं है। तो श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय विबंध से संबंधित है। शरद चंडे बनाम गोपाल चंद लाहा यह भी है। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यह भी विबंध से संबंधित है। लेकिन आर.एम. मलकानी का जो मामला है यह विबंध से संबंधित नहीं है, बल्कि यह रेस जेस्टे अर्थात धारा 6 से संबंधित है। अब देखते हैं आगे कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण केस कौन कौन से हैं, जो कि हमने ऐसे ही केसों के यहाँ डाला है जो कि पूछे गए हैं। बिना इंपॉर्टेंट कोई भी चीज हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, आपको बोझ नहीं डालेंगे सर पे। तो पीकड़ बनाम सीयर्स, इसका नाम लिए बिना विबंध का आप कल्पना नहीं कर सकते। आप मेंस लिख रहे हैं तो इसको अगर नहीं लिखेंगे तो आपको जो प्रश्न है वही नहीं पूरा होगा। ग्यारसी बाई बनाम धनसुख लाल का जो केस है, शरद चंडे बनाम गोपाल चंद लाहा, श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, सनातन गौड़ा बनाम बहरामपुर विश्वविद्यालय, बसंत कुमार मोहंती बनाम उत्कल यूनिवर्सिटी और बालकृष्ण बनाम रीवा यूनिवर्सिटी, लक्ष्मण चंद बनाम कालीचरण का केस है। इसी प्रकार से महबूब साहब बनाम सैयद इस्माइल का मामला है। नवाब किशोर बनाम उत्कल यूनिवर्सिटी का केस है। पलकधारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरखपुर का मामला है। मोतीलाल पद्मावत या एमपी शुगर मिल्स, ये दो नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो यह जो है किससे संबंधित है, तो यह भी जो है विबंध के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अचल संपत्ति के अभिधारी को भूस्वामी के उस संपत्ति पर स्वत्व से इनकार नहीं करने दिया जाएगा। अर्थात अगर एक मकान मालिक है और उस मकान मालिक ने एक व्यक्ति ए को अपने यहाँ किराए पर मकान दिया हुआ है, बाद में जो ए है वह इस मकान मालिक से कहता है कि यह जो घर है वह इस मकान मालिक का है ही नहीं, अर्थात मकान मालिक का जो स्वत्व है उसी से इनकार करता है। तो यहाँ पर ऐसा जो है उसको उसको इनकार नहीं करने दिया जाएगा धारा 116 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा अध्याय साक्षियों से संबंधित है। तो साक्षियों से संबंधित या गवाहों से संबंधित जो अध्याय है वह अध्याय 9 है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सक्षम साक्षी के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात कौन से साक्षी हैं जो सक्षम साक्षी कहलाएंगे, ऐसा जो प्रावधान है धारा 118 के अंतर्गत दिया गया है। अब 118 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कौन से व्यक्ति हैं जो सक्षम साक्षी हैं, अर्थात वह साक्ष्य देने के लिए योग्य हैं या सक्षम हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि वह न्यायालय के द्वारा कोमल वयस, अति वार्धक्य, शरीर या मन का कोई रोग या इसी प्रकार का कोई अन्य रोग से वह क्या है कि विधि के द्वारा उनको निर्योग्य घोषित न कर दिया गया हो। कोमल वयस से तात्पर्य बिल्कुल नवजात बहुत कम उम्र का जो बच्चा है। अतिवार्धक अर्थात वह इतने ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं कि वह जो है बोल नहीं सकते हैं या कुछ कह नहीं सकते हैं। शरीर या मन का कोई रोग है या इसी प्रकार का कोई अन्य रोग है या अन्य कारण है, तो इस कारणों से अगर न्यायालय यह समझता है कि वह साक्ष्य दे नहीं सकते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको साक्ष्य देने के लिए निर्योग्य घोषित किया जाएगा। अर्थात
ये अगर इसके बावजूद बहुत कम उम्र, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, मन का कोई रोग, इस प्रकार की कोई बात होते हुए भी अगर ऐसे जो लोग हैं वह उनसे जो प्रश्न किए जा रहे हैं उन प्रश्नों को समझ सकते हैं और उनका युक्ति संगत उत्तर दे सकते हैं, तो वह जो क्या होंगे, वह सक्षम साक्षी होंगे। वह जगत एक स्पष्टीकरण दिया गया है, इसको भी देख लीजिए क्योंकि आगे बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपको इसी पर आधारित मिल जाएंगे। तो इसके अंतर्गत कहा गया कि कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम है। पहले जो लाइन है यही है कि कोई एक पागल है वह भी साक्ष्य देने के लिए सक्षम है, लेकिन वह पागलपन के कारण उससे जो प्रश्न किए जा रहा है उसको समझने के लिए और उसका युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित न किया हो गया हो। अर्थात अगर एक पागल व्यक्ति है लेकिन इसके बावजूद वह जो उससे प्रश्न किया जा रहा है उस प्रश्न को समझता है और उसका एक युक्तियुक्त उत्तर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो उस पागल व्यक्ति का जो उत्तर होगा वह साक्ष्य माना जाएगा और उसको एक सक्षम साक्षी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जबकि एक 6 वर्षीय बालक न्यायालय में साक्ष्य देता है, तो ऐसी स्थिति में उसका साक्ष्य क्या होगा, वह ग्राह्य होगा या अग्राह्य होगा। तो जैसा कि अभी हमने देखा धारा 118 को, अगर कोई व्यक्ति उससे प्रश्न जो पूछा जा रहा है वह उस प्रश्नों को समझता है और उसका युक्तियुक्त उत्तर दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या होगा, सक्षम साक्षी होगा और उसका जो साक्ष्य होगा वह न्यायालय में ग्राह्य होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी है। तो सक्षम साक्षी कौन होगा इसमें, तो बालक है वह सक्षम साक्षी है, बलात्संग की पीड़िता है, अत्यंत बुजुर्ग महिला है, यह सभी सक्षम साक्षी होंगे, लेकिन वह जो उससे प्रश्न किए जा रहे हैं उनको समझते हो और उनका उत्तर दे सकते हो। तो सब चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि पागल व्यक्ति एक सक्षम साक्षी हो सकता है। यह प्रावधान धारा 118 के अंतर्गत, और कभी स्पष्टीकरण अगर पूछ लिया जाए तो स्पष्टीकरण के अंतर्गत भी यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपहरण और बलात्कार के मामले में एक निरक्षर और गंवार युवती की अभियोक्ता के द्वारा अर्थात पीड़िता के द्वारा दिए गए साक्ष्य के मामले में कुछ विरोधाभास और चूक स्वाभाविक है, जहां तक उसकी याददाश्त, निरीक्षण और घटनाओं की कड़ी के वर्णन का संबंध है। अर्थात अगर वो घटना का वर्णन कर रही है तो घटना का वर्णन करने में उससे कुछ चूक हो सकती है और ऐसी जो चूक है वह स्वाभाविक है। ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य अर्थात स्टेट ऑफ यूपी बनाम छोटे लाल का एक मामला है, और यह मामला कब का है, 2011 का। इसी केस में यह निर्णय दिया गया था। तो अगर ऐसी चूक होती है तो उस चूक को जो है नजरअंदाज किया जाना चाहिए, उससे यह जो साक्ष्य का वैल्यू है वह कम नहीं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का एक साक्षी है जो कि बोलने में असमर्थ है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अनुसार वह ऐसी किसी अन्य रीति में जिसमें वह उसको बोधगम्य बना सकता है, जैसे कि लिख कर, संकेत के द्वारा, चिन्हों के द्वारा अपना साक्ष्य दे सकेगा। तो यह जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत पूछा गया है, दिया गया है, तो ऐसा जो प्रावधान धारा 119 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें इसे ही मूक साक्षी कहा जाता है, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति, ऐसा साक्षी जो कि बोलने में असमर्थ है। तो अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है और ऐसी स्थिति में वह साक्ष्य देता है तो उसका साक्ष्य जो है माना जाएगा, मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा संशोधित किया गया है। तो 2013 में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निर्भया कांड जो हुआ था दिल्ली में, और उसके केस के बाद दंडिक विधि में एक व्यापक संशोधन किया गया। उसी के तहत धारा 119 में भी संशोधन किया गया और इसी में यह जोड़ा गया था, यह बात संशोधित करके शामिल की गई थी कि अगर कोई साक्षी है वह बोलने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में वह उस रीति से जैसे भी वह उसको बोधगम्य बना सकता है, जैसे लिख करके, संकेतों के द्वारा अगर अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में देता है, तो इस प्रकार का जो साक्ष्य है वह कैसा माना जाएगा, तो वह मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। इसमें जो है इस केस में निर्भया वाले मामले में, जिसको मुकेश कुमार सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के नाम से जाना जाता है या दिल्ली एनसीआर के नाम से जाना जाता है, तो उस केस में क्या हुआ था कि जो पीड़िता महिला थी जिसके साथ अपराध किया गया था, तो उसने जो है इशारों के द्वारा साक्ष्य दिया था, तो उस साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य माना गया। नेक्स्ट है एक साक्षी जो बोलने में समर्थ नहीं है अर्थात असमर्थ है, अपना साथ संकेतों द्वारा, हाव भाव के माध्यम से पकड़ करता है, तो यह किस प्रकार का साक्ष्य है, जैसे हमने बताया मौखिक साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा है जो कि पति और पत्नी विधि में एक व्यक्ति होते हैं, इस सिद्धांत
का प्रतिबंध हटाती है। अर्थात जो पति और पत्नी होते हैं उन्हें एक ही व्यक्ति माना जाता है, अर्थात उनके द्वारा अगर आपस में कोई बातचीत की जाती है तो उसको जो है व्यक्त करने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता। किस धारा के तहत? तो धारा 122 के तहत। लेकिन इस पर से एक प्रतिबंध, इस जो प्रतिबंध लगा हुआ है कि पति और पत्नी के बीच में अगर कोई बातचीत हुई है तो उसको प्रकट नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रतिबंध को हटाने का जो कार्य है वो धारा 120 के तहत किया जाता है। इसमें क्या प्रावधान है कि सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति, अर्थात पति और पत्नी आपस में अगर वो जो है पक्षकार हैं, अर्थात पति और पत्नी के बीच में विवाद है, तो ऐसी स्थिति में वह सिविल और दांडिक, आपको ये ध्यान रखना है कि सिविल और दांडिक इन दोनों ही मामले में ये जो पति पत्नी है एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे। यह जो है स्पष्ट किया गया है 120 में। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न पति और पत्नी से पूछा जाता है तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा, नहीं तो 120 और 122 के में आपको कंफ्यूजन स्थित हो जाएगा। एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि पति और पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे किस मामले में? दांडिक मामले में या सिविल मामले में? तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह दोनों ही मामलों में। अब 120 के प्रावधान क्या है इसको भी पढ़ लेना जरूरी है कि सभी सिविल कार्यवाही में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। एक लाइन ये दी गई, दूसरी लाइन आगे बताई गई है किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा। अर्थात दोनों ही प्रकार के जो मामले हैं इसमें जो पक्षकार हैं उनके पति और पत्नी सक्षम साक्षी होंगे अगर उनके मध्य में आपस में विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी सक्षम साक्षी हो सकते हैं, इसके संबंध में कौन सा जो कथन है वह गलत है? तो सक्षम साक्षी हो सकते हैं सिविल मामले में, दांडिक मामले में, सिविल और दांडिक मामले में, दोनों में। तो यह तीनों जो कथन सही है वह साक्षी नहीं हो सकते, यही गलत है, क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच में विवाद है तो वह दोनों सक्षम साक्षी हो सकते हैं एक दूसरे के विरुद्ध। नेक्स्ट है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई न्यायाधीश न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश के नाते स्वयं के आचरण के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा? तो इसके लिए आपको 121 के प्रावधान को देखना होगा। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे अपने पद पर कार्य करते हुए अपने स्वयं के आचरण के बारे में या किसी अन्य बात के बारे में जिसका ज्ञान उसको न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते हुआ है, अर्थात वह न्यायालय में बैठ करके सुनवाई कर रहा है और उस सुनवाई के दौरान उसको कोई बात पता चलती है, तो ऐसी जो बात उसको पता चलती है वह उसको प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। धारा 121 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। लेकिन उसी के अंतर्गत आप एक परंतुक देखेंगे तो उसके अंतर्गत जो है किन्हीं जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसको न्यायालय के विशेष आदेश से, अर्थात जिस हायर कोर्ट के अंडर में उसके अधीनस्थ वह जो जज या मजिस्ट्रेट है, तो अगर उसके विशेष आदेश से वहाँ पर उसका परीक्षण किया जा सकेगा इस बात के लिए कि उसकी उपस्थिति में उस समय जो घटना घटित हुई थी वहाँ पर वह क्या हुई थी। तो यही केवल जानने के लिए उसका परीक्षा किया जा सकता है। बाकी उस पद पर कार्य करते हुए अगर कोई विशेष फैक्ट उसको ज्ञात होता है तो उस फैक्ट को प्रकट करने के लिए कभी विवश नहीं किया जा सकता है। तो यही हमने बताया कि इस नियम के 3 जो अपवाद हैं वो अपवाद कौन-कौन से हैं? तो न्यायिक मामले में किसी न्यायाधीश से जिस न्यायालय के वह अधीनस्थ है, उसकी अनुज्ञा से प्रश्न किए जा सकते हैं, यह सही है। दूसरा है कि ऐसी सभी घटनाओं के बारे में प्रश्न किए जा सकते हैं जो उसके सामने न्यायालय में घटित हुई हों। अर्थात न्यायालय में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट सुनवाई कर रहा है, उसी दौरान गोलीबारी हो जाती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गोली मार देता है, तो वहाँ पर जो जज साहब हैं वो बैठ के ये चीज़ें देख रहे हैं। तो उनके सामने कौन-सी बातें घटित हुई हैं वह इसको प्रकट कर सकते हैं। प्रकट करने के लिए उनको विवश किया जा सकता है, लेकिन उनका जो हायर कोर्ट है, मान लीजिए सेशन कोर्ट के समक्ष ऐसी घटना घटित है, तो हाई कोर्ट के आदेश से वो ऐसा जो है प्रकट कर सकते हैं या उनको बुलाया जा सकता है उनकी परीक्षा के लिए। और तीसरा है कि वह अपनी स्वेच्छा से अपने न्यायिक आचरण का स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सामान्य नियम है 121 का कि किसी न्यायाधीश को या मजिस्ट्रेट को जो है कोई बात प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, उसी का यह अपवाद है कि ये 3 परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पर उनको प्रकट करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क सत्य न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस अधिकारी की हत्या का प्रयास किया है। तो न्यायाधीश ख हैं जिनके समक्ष यह घटना घटित हुई है, तो यहाँ पर उनके संबंध में कौन सा कथन सही होगा?
तो यह जो प्रश्न है इसको देखेंगे तो धारा 121 का जो दृष्टांत ग है इसी दृष्टांत पर आधारित है और इसके अनुसार जैसा कि हमने मूल प्रावधान धारा 121 का देखा कि किसी न्यायाधीश को उसके स्वयं के आचरण के बारे में या उस बात के बारे में जिसका ज्ञान उनको उस न्यायाधीश के कारण हुआ है या अपने पद पे कार्य करते हुए हुआ है, तो उसके लिए उनको वो प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उनकी उपस्थिति में अगर कोई इस प्रकार का अपराध होता है तो वहां पर एक्चुअल में हुआ क्या था इस बात को जानने के लिए उनको साक्षी के रूप में बुलाया जा सकेगा, लेकिन उनके हायर कोर्ट के इस आदेश के द्वारा। तो यहाँ पर ख की अर्थात जो जज हैं उनकी यह परीक्षा की जा सकेगी, वहाँ पर क्या घटित हुआ था, पुलिस अधिकारी के ऊपर जो हत्या का प्रयास किया गया वह किस प्रकार से किया गया, उन्होंने क्या-क्या देखा था, तो उसी की परीक्षा करने के लिए उनको बुलाया जा सकेगा। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है। तो 122 के अंतर्गत किसको विशेषाधिकार प्राप्त है? तो इसके अंतर्गत पति और पत्नी को विशेषाधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर प्रावधान ये है कि अगर पति और पत्नी हैं जो कि विवाहित हैं या विवाहित रह चुके हैं और इस स्थिति के दौरान अर्थात जिस समय वह पति और पत्नी हैं उस दौरान अगर वह कोई आपस में कोई बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को करने के लिए प्रकट करने के लिए उनको विवश नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके अंतर्गत एक अपवाद भी है कि उन मामलों में जहां पर एक दूसरे के विरुद्ध मामला लाया जाता है तो वहां पर उनको प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतया उनको जो है प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में। तो कथन है कि वह अपनी पत्नी स को एक पत्र लिखता है जिसमें द के संबंध में मानहानिपूर्ण बातें हैं। इस संसूचना को प्रकट करने के लिए उसके विवश नहीं किया जा सकता, वह है उसको विवश नहीं किया जा सकता। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है क्योंकि धारा 122 का जो प्रावधान है वह यही कहता है कि पति और पत्नी के बीच में अगर कोई बातचीत लिखी की जाती है तो ऐसी बातचीत को वहां पर प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, ये कथन हो गया। इसका कारण यह है कि विवाह के अस्तित्व के दौरान पति द्वारा पत्नी को या पत्नी के द्वारा पति को दी गई सूचना जो है वह विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना होती है और संरक्षित है, इसीलिए उसको प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है, तो जो पहला विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति पत्नी को विवाह के दौरान दी गई संसूचना देने की अनुमति, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अगर पति और पत्नी के बीच में कोई सूचना का या कोई संसूचना का आदान प्रदान किया गया है तो ऐसी स्थिति में धारा 122 यह कहती है कि ऐसी संसूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता या प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर जो लास्ट वाली लाइन है उसके अंतर्गत यह दे दिया गया है कि जब तक वह व्यक्ति जिसने वह संसूचना दी है या उसका हित प्रतिनिधि सहमत न हो, अर्थात अगर वह जो है पति और पत्नी अगर आपस में सहमत हैं जिन्होंने सूचना दी थी तो ऐसी स्थिति में उसको प्रकट किया जा सकता है। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि उन वादों में जो विवाहित व्यक्तियों के बीच में है, अर्थात अगर पति और पत्नी के बीच में विवाद है तो वहां पर भी वह संसूचना जो है उसको प्रकट किया जा सकेगा, या उन कार्यवाहियों में जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध जो है अभियोजित किया जाता है, अर्थात ये अगर ये ऐसी तीनों परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वहां पर जो है विवाह के दौरान दी गई संसूचना जो है उसको प्रकट किया जा सकता है, यह संरक्षित संसूचना नहीं मानी जाएगी। धारा 122 का आप जो है लास्ट वाली जब लाइन पढ़ेंगे तो यह सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि धारा 122 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या विवाहित रह चुका है और किसी ऐसी संसूचना को जो कि विवाहित स्थिति के दौरान एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को दी थी तो उसको प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही उसको अनुज्ञात किया जाएगा अर्थात बुलाया जाएगा। लेकिन इसके अपवाद वही बताए हमने, तो अपवाद कौन कौन से हैं कि जहाँ सूचना देने वाले व्यक्ति की सहमति से सूचना प्रकट की जा सकती है, जहां विवाह के पक्षकार परस्पर वाद या कार्यवाही में पक्षकार हैं तो वहां भी उसको प्रकट किया जा सकता है, जहां विवाह के एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार के विरुद्ध जो है किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जा रहा है तो वहां भी उसको जो है संसूचना को प्रकट किया जा सकता है। अब इसके संदर्भ में आपको दो केस हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। टीजे पोनेन बनाम एमसी वर्गीज का और राम भरोसे भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यह दोनों ही केस बहुत महत्वपूर्ण है धारा 122 पे और यहाँ से जो है कई बार इसको पूछा भी गया है। तो टीजे पोनेन के प्रकरण में क्या था कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 122 विवाह के पक्षकारों से भिन्न व्यक्तियों पर कोई निर्बंधन आरोपित नहीं करती है,
अतः कोई भी व्यक्ति गैर वैवाहिक संसूचना को प्रकट कर सकता है। अर्थात अगर विवाह के दौरान कोई संसूचना दी गई है तो उसको प्रकट करने से संरक्षित है। और गैर व्यक्ति है अर्थात ए और बी या आपस में विवाहित हैं, लेकिन इनकी जो संसूचना है इसको सी सुन लेता है। तो ऐसी स्थिति में यह जो संसूचना है, इन दोनों को आपस में ए और बी को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसी संसूचना को सी सुन लेता है तो ऐसी स्थिति में वह सी जो है उसको वहां पर न्यायालय में साक्ष्य दे सकेगा। यह कहा गया टीजे पूनन के केस में। और राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पति और पत्नी एक दूसरे के आचरण के बारे में साक्ष्य दे सकते हैं। तो यहाँ पर यह दोनों ही केस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, विवाहित स्थिति के दौरान पति द्वारा पत्नी को यह बताया गया है कि वह गृह भेदक है, तो इसके संबंध में क्या सही है? तो पहला विकल्प देखते हैं कि पत्नी उक्त संसूचना को पुलिस को नहीं लेकिन मजिस्ट्रेट को प्रकट कर सकती है। तो यह गलत है क्योंकि वह किसी को भी प्रकट नहीं कर सकती। दूसरा है कि पत्नी उस संसूचना को किसी को भी प्रकट नहीं कर सकती। तो यह जो है पूरी तरह से यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब 122 का जो लास्ट पैराग्राफ हम देखते हैं या लास्ट जो पंक्तियां हैं उसको देखते हैं तो उसमें यह बताया गया है कि अगर विवाहित व्यक्तियों के बीच में जो है विवाद है या जो सूचना देने वाला व्यक्ति सहमत है, अर्थात पति ने यह बताया कि वह गृह भेदक है, लेकिन उसकी सहमति से उसकी जो पत्नी है उसकी सूचना को प्रकट कर सकती है। तो यह विकल्प है यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि पत्नी को उस उक्त संसूचना को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यही जो है जो कथन है वह सही होगा। चौथा है कि न्यायालय पत्नी को उस संसूचना को प्रकट करने के लिए विवश कर सकता है। तो विवश बिल्कुल नहीं कर सकता 122 की जो मुख्य प्रावधान है उसके अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा? तो धारा 123 है, ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है और इसमें क्या है कि लोक कल्याण की भावना लोक कल्याण से संबंधित है। तो लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है। यह सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो किस धारा के अंतर्गत है, तो यह धारा 123 के अंतर्गत है। और इसमें क्या बताया कि कोई व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलाप से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेख से उत्पन्न कोई साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अर्थात उनको बुलाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है, इस नाम से या एक सेलस पापुली लेक्स इस सूत्र को समाहित किया गया है। पूछा जाता है कि यह जो सूत्र है दोनों ये किस धारा के अंतर्गत समाहित हैं? यह धारा 123 के अंतर्गत समाहित हैं। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत या तहत किसी लोक अधिकारी को शासकीय विश्वास में दी गई सूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो शासकीय संसूचना अर्थात किसी लोक अधिकारी को या लोक ऑफिसर को उसके शासकीय विश्वास में दी गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जबकि वह समझता है कि उससे क्या होगा, उसको प्रकट करने से लोक हानि होगी। यह जो प्रावधान है धारा 124 के अंतर्गत दिया गया है। धारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं 123 और 124 में प्राप्त विशेषाधिकार भिन्न स्वरूप के हैं तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 खंड 2 से भिन्न या निरसित होकर स्वतंत्र रूप से मांगे जा सकते हैं। अर्थात यह जो 123 और 124 के अधिकार हैं वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 से अलग होकर के इसका मांग किया जा सकता है। ऐसा निर्णय किस केस में दिया गया? तो एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ का केस है, इसी केस में यह निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसको सूचना कहाँ से मिली है? तो आपको यह जो धारा यहाँ से पूछा जाता है तो धारा 125 है और 125 के अंतर्गत किसे किसे जो है विवश नहीं किया जा सकता। तो इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी है, कोई मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट को भी विवश नहीं किया जा सकता कि वो उसको बताए कि कहाँ से उसको सूचना मिली है, और एक राजस्व अधिकारी। तो यह 3 प्रकार के अधिकारी हैं जिनको उनको सूचना कहाँ से प्राप्त हुई है किसी अपराध की, उसको प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर कहीं कभी-कभी पुलिस अधिकारी पूछता है, तो कभी मजिस्ट्रेट पूछता है, तो कभी राजस्व अधिकारी पूछता है। तो इन तीनों ही बातों को ध्यान रखना चाहिए और ये किस धारा के अंतर्गत है? धारा 25 के अंतर्गत संरक्षित है।
नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में किसी राजस्व अधिकारी को यह बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि कहां से उसे लोक राजस्व के विरुद्ध कारित किसी अपराध के बारे में सूचना मिली है। तो ये हमने बताया कि यह धारा 125 के अंतर्गत ये ऐसी जो सूचना है वह संरक्षित है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्लीडर की वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित है। अब यहाँ पर वृत्तिक संसूचना जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जाता है कि वृत्तिक संसूचना से संबंधित धारा 126 और 127 है। तो 126 और 27 आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 126 के अंतर्गत वृत्तिक संसूचनाएं हैं, अर्थात कोई भी बैरिस्टर है, अटॉर्नी है, प्लीडर है या वकील है, तो वह अपने इस हैसियत में कार्य कर रहा है और अगर कोई उसका मुवक्किल है उससे आकर के अपनी समस्या बताता है कि हमने ये अपराध कर दिया है और आप में इस मामले में हमारा बचाव करें, तो वह वृत्तिक रूप से अर्थात जब वह उस पद पे कार्य कर रहा है, उस रूप में, उस पेशे के अंतर्गत कार्य कर रहा है और उस पेशे में होने के कारण उसका मुवक्किल उसको अपनी समस्याएं बताता है, तो इसीलिए ऐसा जो बैरिस्टर, अटॉर्नी या वकील है, वह उसकी जो सूचना है मुवक्किल की उसको जो है प्रकट नहीं कर सकता है कहीं। और इसी से संबंधित धारा 127 है और इसमें यह बताया गया है कि जो दुभाषियाँ हैं, उनको धारा 126 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो धारा 126 के उपबंध दुभाषियों, बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील के लिपिक या जो सेवक हैं उनको भी लागू होंगे। अर्थात अगर कोई मुवक्किल है, अपनी जो समस्या है कि उसने चोरी का अपराध किया है, अपने वकील से जाकर के बताता है और वकील की उपस्थिति में वकील के सामने उसका लिपिक या उसका नौकर भी खड़ा है और वो भी वो बात को सुन लेता है, तो ऐसी स्थिति में वह जो वकील का नौकर है, वह भी उस सूचना को प्रकट नहीं कर सकता है। यह प्रावधान धारा 127 के अंतर्गत है। तो इसीलिए धारा 126 और 127 ये दोनों ही धाराएं वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, क एक पक्षकार अपने वकील से कहता है कि मैंने ग की हत्या की है, मैं चाहता हूं कि आप मेरा बचाव करें। तो क्या वकील ख उस सूचना को न्यायालय में प्रकट कर सकता है? तो वह बिल्कुल प्रकट नहीं कर सकता। इसको जो है 126 के जो प्रावधान है उससे वह बाउंड है, उससे वह बंधा हुआ है। नेक्स्ट है, एक मुवक्किल ए है और एक वकील बी से कहता है कि मैं फर्जी डीड का उपयोग करके एक संपत्ति पर कब्जा करना चाहता हूं, जिसके लिए आपके द्वारा मुकदमा दर्ज कराने का अनुरोध करता हूं। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के अनुसार इस वार्तालाप की कानूनी स्थिति क्या होगी? तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहते हैं कि जो प्रश्न है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है और अपराध करने के बाद वह जो है न्यायालय से यह कहता है कि आप मेरा बचाव करें, मैंने इसको अपराध को कर दिया है। तो ऐसी जो संसूचनाएँ होती हैं, वह सुरक्षित होती हैं, उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी के अंतर्गत धारा 126 में एक परंतु दिया गया है, उसमें यह बताया गया है कोई बात निम्नलिखित बात को प्रकटीकरण से संरक्षण नहीं देंगी। अर्थात कब कोई जो सूचना दी जाती है, वह संरक्षण उसको नहीं दिया जाएगा। तो इसमें पहला है कि किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई संसूचना। तो वह क्या करता है कि एक संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहा है, तो अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने के लिए अगर वो संसूचना देता है, तो ऐसी जो संसूचना है वह सुरक्षित नहीं है। तो दूसरा विकल्प लागू होगा कि वार्तालाप जो है वो प्रकटीकरण से सुरक्षित नहीं है। और दूसरी इसी में बताया गया है कि ऐसी जो सूचना दी जाती है उससे यह दर्शित हो कि उसके नियोजन के आरंभ के बाद अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसको भी प्रकट करने करण से सुरक्षित नहीं है, अर्थात उसको भी प्रकट किया जा सकता है। तो दो बातें यहाँ हो गई। एक तो ये हो गई कि व्यक्ति उससे कहता है कि मैं यह अपराध करना चाहता हूँ या अपराध को अग्रसर करने के लिए कोई सूचना दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अपना अधिवक्ता नियुक्त कर लिया और नियुक्त करने के बाद उसने अपराध किया और फिर कहता है कि आप मेरा बचाव करें। इन दोनों ही मामलों में वहाँ पर वह जो सूचना है वह सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी धारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के लिए एक अपवाद है? तो धारा 23 का अपवाद जो है धारा 126 है। यह भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो धारा 23 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, आपको इसको भी एक नज़र देख लेना है कि 23 में जो स्वीकृति से संबंधित जो प्रावधान है उसके अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। अर्थात सिविल मामले में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है अगर वह इस अभिव्यक्ति पर शर्त पर दी जाती है कि उसके साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या ऐसी परिस्थिति में दिया जाता है कि न्यायालय यह विश्वास कर सके कि पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि उनका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा।
तो ऐसी जो स्वीकृति है वो क्या होगी, सुसंगत नहीं होगी। लेकिन धारा 126 के अंतर्गत यही जो है उसका अपवाद बताया गया है कि वृत्तिक जो संसूचनाएं हैं वह प्रकट करने से उसको रोक दी जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है वैवाहिक संसूचनाएं 122 के अंतर्गत है, सुमेलित है। शासकीय संसूचनाएं 124 के अंतर्गत संरक्षित हैं। वृत्तिक संसूचनाएं 126 के अंतर्गत संरक्षित हैं। विधिक सलाहकारों की गोपनीय संसूचनाएं तो यह 127 में नहीं है बल्कि 129 के अंतर्गत यह संरक्षित हैं। और 127 के अंतर्गत जो है वही जो वृत्तिक संसूचनाएं हैं वह उस वकील के नौकर पर, उसके लिपिक पर भी लागू होती हैं, ऐसा जो प्रावधान है वह किया गया है। तो सुमेलित नहीं है चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं प्लीडर की वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित हैं। तो प्लीडर की या अधिवक्ता की, अटार्नी की, बैरिस्टर की जो वृत्तिक संसूचनाएं हैं वह धारा 126 के अंतर्गत और 127 के अंतर्गत इन दो धाराओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट है साक्ष्य देने के लिए स्वयं उद्यत होने से विशेषाधिकार अभिव्यक्त नहीं हो जाता। तो यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। तो यह जो प्रावधान है धारा 128 के अंतर्गत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है वह साक्ष्य लेने के लिए स्वप्रेरणा से आगे आता है और वह साक्ष्य देना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसके जो विशेषाधिकार हैं, जैसे कि धारा 126 का विशेषाधिकार है कि वृत्तिक संसूचनाओं को प्रकट करने से रोक लगाई गई है, तो वहां पर जो विशेषाधिकार हैं वह विशेषाधिकार उसके खत्म नहीं हो जाते हैं जब तक कि वह इसकी अनुमति नहीं दे देता है। तो यह प्रावधान धारा 128 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो विवाहित स्थिति के दौरान दी गई संसूचना यह विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना है धारा 122 के अंतर्गत। ऐसे साक्षी द्वारा दी गई संसूचना जो मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो यह कोई विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना नहीं है। और शासकीय संसूचनाएं 124 के अंतर्गत, वृत्तिक संसूचनाएं 126 और 127 के अंतर्गत आती हैं। तो दूसरा विकल्प जो है यह सही है कि यह विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना नहीं है और मौखिक रूप से जो बोलने में असमर्थ है इसके द्वारा अगर कोई सूचना दी जाती है इशारों के द्वारा तो या अन्य माध्यम से तो वह धारा 119 के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को जो उसके और उसके विधिक वृत्तिक सलाहकार के बीच में हुई है यह न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर पेश न कर दे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, यह 129 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें क्या है कि विधिक सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं, तो किसी भी जो साक्षी हैं उनको गोपनीय संसूचना को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाता है जब तक कि वह अपने को साक्षी के रूप में प्रकट न करे। नेक्स्ट है प्रत्येक सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होता है किंतु प्रत्येक ग्राह्य तथ्य सुसंगत तथ्य होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं के अंतर्गत कोई जो तथ्य है वह ग्राह्य नहीं होंगे। तो यह जो है धारा 121 से लेके 129 तक के जो तथ्य होते हैं वह सुसंगत होते हैं लेकिन वह ग्राह्य नहीं होते। और सुसंगत कौन होते हैं, जो कि धारा 6 से लेके धारा 55 के अंतर्गत सुसंगत हैं। केवल यही सुसंगत तथ्य जो है वह ग्राह्य होते हैं। इसके अलावा अगर कहीं सुसंगत है तो वह ग्राह्य इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि वह विशेषीकृत संसूचना के अंतर्गत आता है। तो 121 से लेकर 129 तक के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों को पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है। तो यह किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है ऐसा। तो यह प्रावधान धारा 130 के अंतर्गत है। इसी में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी साक्षी जो कि वाद का पक्षकार नहीं है बल्कि और केवल वह साक्षी है और वह किसी संपत्ति संबंधी अपना कोई डॉक्यूमेंट पेश करता है या ऐसी कोई दस्तावेज जिसके आधार पर वह बंधकदार या गिरवीदार के रूप में कोई संपत्ति धारण करता है या किसी दस्तावेज को उसे जो है अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसको पेश करने के लिए उसको विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें पेश करने का लिखित करार न किया लिया गया हो। तो यह जो प्रावधान है 130 के अंतर्गत दिया गया है। हालांकि यह बहुत आप जब पुराने प्रश्न उठा के देखेंगे तो अमूमन आपको वहां से प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऐसी धाराएं हैं कि यहाँ से आपको जानना ही है, कभी भी प्रश्न उठाकर पूछ दिया जा सकता है और आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने पहले ही बता दिया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसा अधिनियम है कि जिसकी एक एक धाराएं जो है आपको जाननी जरूरी हैं।
कोई भी ऐसी धारा को आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि यह महत्वपूर्ण नहीं है और आप उसको नज़रअंदाज कर दें। प्री में तो छोड़ दीजिए, मेंस में कभी-कभी यहाँ से फँसाने के लिए आपको प्रश्न प्रॉब्लम बेस्ड दे देता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप सभी धाराओं को ध्यान से पढ़ेंगे। और बेहतर तरीके से पढ़ना हो तो हमने जैसा पहले बताया था कि आप हमारे नंबर पर संपर्क करें और वहाँ पर हम आपको डिटेल में मेंस के लिए भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएँगे और स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धारा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है? तो इसके अंतर्गत कौन सी ऐसी धारा है? यह धारा 131 है। इसको आईटी एक्ट सन 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कि उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिनका उस पर कब्जा है उसको पेश करने से इनकार कर सकता था। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है या कोई डॉक्यूमेंट है उसको पेश करने से इनकार कर सकता था, तो उसको पेश किए जाने के संदर्भ में क्या प्रावधान है, तो यह दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में उनको विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अंतिम वाणित व्यक्ति उसके पेशकरण के लिए सहमति नहीं दे देता है। नेक्स्ट है, एक साक्षी को अभियुक्त के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता, यद्यपि उससे अपराध के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह विशेषाधिकार उसे किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? तो यह जो है धारा 132 के अंतर्गत प्राप्त है। इस आधार पर कि जो व्यक्ति है उसको उसका उत्तर उसको अपराध में फंसाएगा, वह साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं हो जाएगा। अब धारा 132 को जब आप पढ़ते हैं तो यह दोनों ही प्रकार की कार्यवाहियों में लागू होता है, सिविल में भी और दांडिक में भी। इन दोनों ही मामलों में धारा 132 के प्रावधान लागू होते हैं, अर्थात उसको विवश किया जा सकता है कि वह जो है साक्ष्य दे और न्यायालय द्वारा जो है यहाँ पर साक्षी से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी के अंतर्गत परंतु दिया गया है कि परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया गया है उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अध्ययन नहीं करेगा और न ऐसे उत्तर का द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसके ऊपर कोई दंडिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। यही जो प्रावधान है 132 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साक्षी से प्रश्न पूछा गया और वह विवाद से सुसंगत है, जो प्रश्न पूछा गया है वह विवादक तथ्य से सुसंगत है और अगर वह उत्तर देता है तो वह दंडिक कार्यवाही में फंस सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या साक्षी को बाध्य किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो धारा 132 जो है यह स्पष्ट करती है कि इस आधार पर कि जो उत्तर है वह अपराध में फंसा देगा, किसी साक्षी को उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा, अर्थात उसको उत्तर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर हमने देखा कि 132 का जो दूसरा परंतुक है दूसरे पैराग्राफ का, उसी में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा कोई उत्तर जिसे देने के लिए उसको विवश किया जाता है, उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी उसका उत्तर देने के लिए, न ही उसके ऊपर कोई अभियोजन लाया जाएगा और न ही उसको मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसके ऊपर वाद लाया जाएगा। तो वही बात यहाँ है कि परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए वह विवश किया जाएगा, उसे गिरफ्तारी, अभियोजन या मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। कथन और कारण के रूप में है। कथन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 का परंतुक स्वयं के दोषी होने के विरुद्ध नियम का एक पहलू है। कथन सही है। कारण इसका है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 की जो नीति है वह न्याय करने के लिए साक्ष्य को सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऐसा इसलिए कि न्याय को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर इस धारा के जो प्रावधान है उसको लागू किए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार से एक बेस्ट जो एविडेंस है वो न्यायालय के समक्ष आए और कोई व्यक्ति जिसके पास उस प्रश्न का उत्तर है और यह ये संदेह है कि अगर वह उत्तर देता है तो अपराध में फंस जाएगा, तो केवल इसलिए उसको जो है क्षम्य नहीं कर दिया जाएगा कि वह उत्तर दे। इसीलिए जो है यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा? तो सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा धारा 133 के अंतर्गत। लेकिन इसी में यह बता दिया गया है कि और कोई भी दोष सिद्ध केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाएगी कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है। तो यह जो प्रश्न है आपके मेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो इसी के साथ साथ आपको धारा 124 14 का जो दूसरा दृष्टांत है उसको भी स्पष्ट रूप से देखना होगा कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि अन्य जो तथ्य हैं उससे उनकी संपुष्टि नहीं हो जाती है।
तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी यहाँ प्रतीत होते हैं। लेकिन धारा 133 के प्रावधान इसलिए ज़्यादा प्रभावी होंगे क्योंकि यह मूल जो प्रावधान है, और जबकि 114 का जो दृष्टांत ख है वह क्या है, एक उदाहरण मात्र है, सतर्कता का नियम है, और 133 किसका नियम है, तो विधि का नियम है। नेक्स्ट है कथन ए, सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। कथन बिल्कुल सही है और 133 में दिया गया है। कारण इसका है कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि उसके साक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों से संपुष्टि नहीं हो जाती। तो यह भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो कथन कारण है यह आपस में जो है एक दूसरे से स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि दोनों कथन सही हैं, और जो कारण है यह धारा 114 का दृष्टांत ख पर आधारित है। तो दूसरा विकल्प सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये 1977 का मामला है। यह किससे संबंधित है, तो यह धारा 133 से संबंधित है, और 133 के अंतर्गत सह अपराधी के बारे में प्रावधान किया गया है। तो 133 के अंतर्गत आपको 2-3 केस हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का है, डेविस बनाम डीपीपी का केस है, और इसके अलावा भुवानी साहू का केस है, यह भी सह अपराधी से संबंधित है। तो आर के डालमिया का एक केस महत्वपूर्ण है, आपको इसे सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे केस हैं, ये जो 4 केस का हमने जिक्र किया है, इन 4 केस में से आपको कम से कम अधिकतम आपको याद रखने चाहिए। कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसको आप नज़रअंदाज करें मेंस लिखते समय। आर के डालमिया विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी मामले में सह अपराधी को पहली बार परिभाषित किया गया था। वो परिभाषित करते हुए कहा गया कि जो सहअपराधी हैं, 2 श्रेणियाँ हैं, जिसमें एक व्यक्ति भागी होने पर सहअपराधी हो जाता है। पहला ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने चोरी की संपत्ति यह जानते हुए प्राप्त किया है कि वह जो संपत्ति है वह चोरी की है। दूसरा इसमें यह कहा गया कि विचाराधीन अभियुक्त के साथ उसी प्रकार के पूर्ववर्ती अपराध में अगर कोई सहयोगी व्यक्ति है, तो वह भी सहअपराधी होता है। नेक्स्ट है भुवानी साहू बनाम किंग एम्परर का जो केस है, यह किस धारा से जुड़ा हुआ है, तो यह धारा 133 सह अपराधी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है एक सह अपराधी के संबंध में क्या प्रावधान है, तो एक सह अपराधी के संबंध में जो प्रावधान दिया गया है कि वह एक सक्षम साक्षी नहीं है, तो यह गलत है, वह एक सक्षम साक्षी है, जैसा कि 133 में बता दिया गया है। कि उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य असंगत है, यह भी गलत है, क्योंकि वह सुसंगत है। उसके साक्ष्य को आंख मूंद कर विश्वास कर लेना चाहिए, तो यह भी गलत है, क्योंकि वहां पर संपुष्टि जो है उसकी आवश्यक है। तो चौथा विकल्प सही है कि उसका साक्ष्य धारा 114 का दृष्टांत है तथा 133 के अंतर्गत सुसंगत है। नेक्स्ट है किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सह अपराधी की परिभाषा देते हुए इसकी 2 श्रेणियों बताई हैं, जिसमें सहभागी होने पर व्यक्ति सह अपराधी हो जाता है। तो आर के डालमिया बनाम दिल्ली प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण केस है, और इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितनी संख्या में साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, तो यह जो प्रावधान है यह धारा 134 से संबंधित है, और 134 के अंतर्गत यह बताया गया है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। यह जो पहला विकल्प है यही सही है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस 8वें पार्ट को कवर किया और कुल 400 प्रश्नों को हल किया। अब इसके आगे के जो पार्ट होगा उसमें जो है हम यह जो साक्ष्यों की संख्या है इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अगर संबंधित केस होगा तो उसको देखेंगे, और आगे का जो वीडियो होगा 9वां पार्ट, उसके अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि यह जो साक्ष्य अधिनियम है यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और सारे जो प्रश्न हैं वो आपके व्यवस्थित तरीके से आपको मिल जाएं। तो अब नेक्स्ट जो अंतिम पार्ट होगा उसमें हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे, और तब तक आप चैनल पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।